गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत को मेरा नमस्कार। हम लोग गुरु जी से फिजिकल रूप में 2005 के आसपास पहली बार अपने छोटे भाई के साथ मंदिर गए थे। वहां जाकर के वो ना चाहने के बावजूद भी, मेरा कोई भी मन नहीं था। वो पिछले तकरीबन 1 साल से या 9 महीने से मेरे पीछे लगा हुआ था कि गुरु जी के पास चलो, गुरु जी के पास चलो। तो ऐसा नहीं है कि मैं महापुरुषों को मानता नहीं हूँ, लेकिन ये है कि किसी एक जगह पे, एक बिंदु पे ध्यान रख करके मैं अपने आराध्य की जो भी हो करता रहता था, वंदना। तो शायद ये भगवान की इच्छा होती है कि जब आप उसके साथ जुड़ते हो तो वो किसी ना किसी रूप में अपने आप को और ज्यादा जुड़वाने के लिए वो आपको बुलाता है। तो इसी तरह मेरे को भी गुरु जी ने इसी तरह से शायद बुलाया होगा। जाने के बाद वहां पर मेरे को उसने इंट्रोड्यूस कराया। मैंने गुरु जी के चरण छुए, वो थोड़ा सा मुस्कुराए। तो शायद मेरा चरण छूने का अंदाज ही कुछ अलग था। गुरु जी गद्दी पे नहीं थे, उस साइड में एक कोच था और काफी ऊपर बैठे हुए थे और पैर नीचे लटका रखे थे। और लेकिन अब पैरों तक झुकने के लिए भी मैं थोड़ा सा झुका भी, लेकिन वो पैर मेरे ना माथे के आसपास नहीं आ पाए। तो मैंने थोड़ा सा ना उनके आगे की तरफ करके ना अपने माथे पर लगाए। शायद इसी वजह से गुरुजी उसको देख के हंसे होंगे। फिर उसने मेरी मिसेस का इंट्रोडक्शन करवाया और हम लोग वहां पर बैठ गए। गुरुजी कहते ठीक है बैठ जाओ। तो हम बैठ गए वहां पर जा करके। तो जैसे जैसे वहां जो उसने बताया हुआ था कि वहां पर जाके लंगर प्रसाद मिलेगा, चाय प्रसाद मिलेगा। और एक्चुअली मैंने 3-4 साल पहले चाय पीनी बिल्कुल ही छोड़ गया था, बिना किसी वजह से ही। तो मेरे को तो इसी बात की वजह से मैं जब भी उससे बात करता ना, मेरे से जाना कहता चाय प्रसाद होती है वहां पीना जरूरी होता है। मैं ये चाय चाय होती है, उसमें प्रसाद क्या तुम बीच में लगा देते हो हर चीज को साथ में। तो उसने कहा नहीं, चाय प्रसाद तो लेना ही पड़ेगा वहां। मैं नहीं जाता। तो फिर लास्ट में यही फाइनल हुआ कि सारी बात ना हम गुरुजी पे छोड़ देते हैं। अगर मैं तो पीऊंगा नहीं, तो अगर उनकी इच्छा होगी तो मेरे को पीने को देंगे तो ठीक है, फिर देखा जाएगा जो भी होगा लास्ट मोमेंट पे। इसी शर्त पे हम लोग निकले थे। तो गुरुजी तो खैर जाने जान थे। तो वहां पर जब गुरुजी दरबार में फिर दोबारा आए, ड्रेस होकर के बैठ गए, चाय प्रसाद शुरू हुआ। तो मेरे आसपास सिंगरा अंकल मंडराते जाएं, सबको चाय देते जाएं, सबको चाय देते जाएं। और मेरे को चाय की ना ऑफरिंग नहीं की उन्होंने। जैसे आगे ट्रे करते थे ले लो चाय, तो लंगर प्रसाद मैंने किया। तो उसके बाद माहौल बड़ा अच्छा लगा, मेरे को लगा कि स्पिरिचुअल जगह पे बैठ के कुछ ना कुछ हमें अपग्रेडेशन होगी। तो हम लोग वापस आ गए घर में। तो मैं ये बोल के गया था फर्स्ट और लास्ट टाइम। लेकिन जब चाय प्रसाद नहीं ऑफर किया गया तो मन में थोड़ा सा हो गया भाई, शक्ति है यहाँ पर। फिर दोबारा मैंने अपनी मिसेज से बोला भाई एक बार और जाएंगे। तो फिर नेक्स्ट संडे संडे को ही गए थे शायद, मेरे को याद नहीं। लेकिन नेक्स्ट संडे को फिर हम दोबारा, मैं और मिसेज अकेले गए। क्योंकि उसमें सिस्टम यही था कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन पे थर्सडे को गुरुजी की आज्ञा थी भी आप नई संगत को ला सकते हैं। और उसके बाद वो जाने और आप जानो, फिर उनका मेरा अपना संबंध है। तो जो बात हमें जानकारी में आई, उसी हिसाब से हम फिर संडे को, मेरे को छुट्टी होती थी, बाकी वर्किंग डे में मेरी ये भी शिफ्ट होती थी, मैं नहीं जा सकता था। तो संडे चुन लिया, संडे को हम दोबारा जाएंगे। तो संडे को मैं गया वहां पर, फिर देखा, बैठे, फिर भी मेरे को चाय प्रसाद की ऑफरिंग नहीं आई। चल यार, मैं क्या चाय प्रसाद तो ये कहते हैं, अपने के लिए तो जल प्रसाद और ये लंगर प्रसाद ही काफी है, ठीक है।
उसके बाद 4-5 बार हम लोग गए, और एक बार हमें ना कुछ मौका ऐसा मिल गया कि हम काफी, जब लगन सी लगी ना थोड़ी सी, तो हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए। अभी खैर 8-10 लोग ही बैठे थे बड़ी मुश्किल से, और गुरुजी कोच पे बैठे थे और किसी से बात कर रहे थे। तो मैं भी उन्हीं तरफ जैसे थोड़ा सा दूर बैठा था। मेरे को लगा जैसे गुरुजी मेरे को इशारा कर रहे हैं और मेरी तरफ देख रहे हैं। तो मेरे को समझ नहीं थी, क्योंकि सब कहते थे गुरुजी अपनी मर्जी से बुलाते हैं और आप ऐसे अपपुदरी नहीं करना, जैसे अगर बुलाएंगे नहीं तो नहीं जाना या कुछ उनसे। तो और आज बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ले लो, या उनसे डर लगता था भाई कुछ कह ना दे। तो इस वजह से ना हम लोग वहां पर, मैं बैठा ही रहा। तो इतने में सिंगला अंकल आए, वो चाय की ऑफरिंग कर दी। शायद गुरुजी ने उस दिन मेरे ऊपर नजर डाली थी, उन्होंने कुछ निहाल करना होगा मेरे को, तो ऑफरिंग करी, मैंने हाथ जोड़ दिए। मैं जी मैं चाय तो लेता ही नहीं हूँ। सिंगला अंकल ने एकदम से मेरे पे गुस्से हो गए, फिर करन की आंदे हो जे ब्लेसिंग नहीं लेनी, ये नहीं करना वो नहीं करना। मेरे मन में तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि ब्लेसिंग ले जाए, तो मेरे को तो बस ये था, बस अच्छा लगता है तो चले जाएं। इतनी नॉलेज ही नहीं थी कि किस एरिया में किस दरबार में हम लोग आ रहे हैं। तो जब ऐसे हालात हो गए, तो उधर मैं ना इधर देखने लायक रहा ना उधर देखने लायक रहा। तो फिर चाय प्रसाद को उठा लिया मैंने। तो फिर मैंने चाय प्रसाद सिप सिप करके ले लिया। तो उस दिन से मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन हो गया। बस फिर पहले कुछ दिन तो घर में चाय नहीं लेता रहा, फिर धीरे धीरे जो भी है, एक बार शुरू हो जाता बंदा तो घर वाले भी कहने लग जाते हैं, "अरे वहां जाके पी ले तो घर में क्या है, ये भी चाय प्रसाद है।" तो इस तरह से, मतलब अगर पहले दिन ही शायद ऑफरिंग हो जाती तो हो सकता है मैं दोबारा ना जा पाता। गुरुजी को जोड़ने का एक ढंग है ये, जब गुरुजी ने जोड़ना है आपको, तो आपको कहीं से भी बुला के जोड़ देते हैं। और पहले मैं जब नहीं गया था, तो मैं उनको महापुरुष समझता था। कोई भी कहता था भगवान है, ऐसे है, ऐसे है, लेकिन मैं कहता था महापुरुष है। लेकिन जब जाने के बाद प्रैक्टिकली पता लगता है वो महापुरुष नहीं थे, वो जगत गुरु थे, और भगवान है ही है वो तो। ऐसे गुरु मिलने बहुत मुश्किल है। हम लोगों का संबंध फिर धीरे धीरे चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। 8-9 महीने तक हमें सिर्फ यही था कि सिंगला का चाय प्रसाद देते हैं, और 2-4 अंकल जो है ना वो लंगर प्रसाद लगाते हैं। तो इस तरह किसी के साथ कोई हमारा किसी तरह का जुड़ाव नहीं रहा गुरुजी के साथ। बस ये था कि हम लोग वीकली एक बार जाते थे, लेकिन मन के अंदर थोड़ा सा खुशी आने लग गई, थोड़ा सा माहौल, जैसे सोमवार के बाद शुरू हो जाता था, कब इतवार आएगा, कब जाएंगे गुरुजी के दर्शन करेंगे, गुरुजी के दर्शन करेंगे। धीरे धीरे बच्चे भी जुड़ते गए, और ऐसे ऐसे हमारी जर्नी गुरुजी के साथ बढ़ती गई। और 8-7 महीने के बाद ये 2006 का एक फंक्शन था गुड़गांव में। उससे पहले एक बार जैसे हम लाइन में खड़े थे ना, तो भाटिया आंटी मेरे पास आके रुकती हैं, अंकल हमारे घर में सत्संग है और आपको आना है। मैंने कहा जी हमने तो कभी कोई सत्संग अटेंड ही नहीं किया आज तक। तो वो बताने लगे भी ऐसे ऐसे गुड़गांव में सत्संग होता है, और गुरुजी की ब्लेसिंग है कि गुड़गांव में ही सत्संग होते हैं। उस वक्त मैंने यही सुना था कि सिर्फ गुड़गांव में ही गुरुजी ने ब्लेस किया था कि सत्संग जो है ना मंथली सत्संग हुआ करेगा, और भाटिया आंटी के घर हुआ करता था शायद पहले। तो मैंने कहा एड्रेस वगैरह दे दीजिए जैसे जैसे, फिर एड्रेस वगैरह दिया उन्होंने। तो उन्होंने बता दिया, तो हम लोग उनके यहाँ गए तो थोड़ा सा वहां पर वो सारे चेहरे नजर आए जो गुरुजी के यहाँ आया करते थे। तो उसके बाद नेक्स्ट मंथ में उन्होंने अनाउंस किया शायद ये जलवायु टावर में सत्संग है। और सबसे पहले एक बार बीच में ना, जैसे हमारे भाई के यहाँ पर उसने जुड़ाव हुआ ही था, तो उसने हमें बुलाया था। उसने ये कहा था कि हमारे यहाँ ना गुरुजी का सत्संग है, और
आपको आना है। तो क्योंकि फैमिली फंक्शन था, तो हमने सोचा भी गुरुजी इनके यहाँ आ रहे हैं, तो हम वहां पर, फैमिली फंक्शन है तो इसमें हमारा फर्ज है जाना था, महापुरुषों को सत्कार देना। तो लेकिन जब वहां गए, तो वहां जा करके हमें देखा भी, वो एक हॉल के अंदर उन्होंने अपने घर के मेन जो लिविंग रूम है, उसमें गुरुजी की तस्वीर लगी हुई थी, और थोड़ा सजावट अच्छी कर रखी थी, कुछ लोग आए हुए थे, हम भी चले के बैठ गए। तो मैं 2-3 बार पूछा उससे, मैं गुरुजी, कहता बस ये गुरुजी की फोटो आ गई ना, तो ये गुरुजी आ गए हैं। तो लेकिन मेरा उस वक्त तो इतना मन नहीं बैठा था। वो अपना शब्द कीर्तन लगा करके सुनते रहे, हम कभी 2 मिनट इधर आ जाएं हॉल में, फिर थोड़ी देर बाद कमरे में चले जाएं, इधर उधर की बातें करते रहे, करते करते फिर वहां से फिर जो लंगर प्रसाद आया खा पी करके हम घर आ गए। लेकिन समझ नहीं आई थी उस वक्त के ये ऐसे क्यों करते हैं। फिर वही सत्संग, वही दूसरा सत्संग भी वही था जो भाटी आंटी के पास हुआ था, वहां भी फिर लंगर प्रसाद हुआ, फिर जो भी, उसके बाद फिर जलवाई टाउन में एक सत्संग हुआ, उसमें भी हमें फिर बुलाया उन्होंने, उन्होंने बताया भी आप सत्संग मंथली अटेंड किया करो, इससे आपको जो भी आगे गुरुजी के संबंध में होती है बातें तो पता लगती हैं। गुरुजी खाली ऐसे ही नहीं आपको बस लंगर प्रसाद कराने तक सीमित है, गुरुजी बहुत सी समस्याओं का समाधान करते हैं, जिस जिसकी भी जिस समस्या होती है, और कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही देख लेते हैं। ये तो खैर थोड़ा सा हमें समझ आ गई थी कि गुरुजी के पास जाने के बाद उनको शायद बताने की जरूरत नहीं, जिस हिसाब से वो देख करके बंदे को रीड कर लेते थे। लेकिन फिर भी हम लोग वहां पर गए दूसरे ये जलवायु टावर में, वहां जैसे ही खत्म हुआ सत्संग तो हम लोग निकलने लगे, तो एक कोई मीटिंग सी शुरू होने लगी। मैं कहा अब ये क्या, कुछ अलग सी बात करनी शुरू कर दी। तो वो कहने लगे भाई गुरुजी ने आना है जनवरी 28 को, तो उसके लिए ना सेवाएं बढ़ रही हैं। मैं क्या शायद पता नहीं कुछ इकट्ठे करने हैं, पैसे पूछे इकट्ठे करने हैं, या कुछ और कुछ किस तरह से है। चलो मैं क्या देखते हैं, क्या पूछते हैं। तो मैं किस तरह की सेवा, कहते उसमें कई तरह की सेवाएं हैं, जैसे पार्किंग में, जैसे लंगर में, आप जैसे सजावट में कहीं भी। तो मेरे को याद था, मैं तो शायद ड्यूटी है सैटरडे, तो मिसिस को बोला मैंने, ये आप देख लो उसकी, थोड़ा सा आपका शौक है सजावट वगैरह का, कुछ फूलों की या दूसरी सेवा मिलती है। तो उसने अपना नाम लिखवा दिया। तो उसके बाद फिर हमारा 26 जनवरी 2006 को एक मीटिंग थी हुड्डा ग्राउंड में, लाइब्रेरी ग्राउंड जो हुड्डा की है, वहां पर जाकर के मीटिंग हुई। देखा भी 2 दिन के बाद गुरुजी ने आना, यहाँ पर सफाई होनी चाहिए, ये सब सफाई सुफाई का चलो हमने जो भी थोड़ा बताया था, बाकी करवानी थी एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमने तो बस सिर्फ वहां पर देख रेख करनी थी, या थोड़ा बहुत जो साथ में सहयोग कर सकते थे। तो वहां बैठे बैठे ना शर्मा अंकल थे, वांडर शर्मा, तो वो कहने लगे भाई जब गुरुजी की आरती करते हैं ना, तो थोड़ा सा होच पोच सा हो जाता है, सब लोग उठ के आ जाते हैं, सबके मन में श्रद्धा होती है, बात तो ठीक है वैसे। लेकिन उस वक्त आप अगर इस तरह का सिस्टम हो जाए कि यहाँ से एक हम जितने भी संगत में यहाँ आए हुए हैं, सब लोग अपना अपना पर्ची डाल दें, जिस जिसकी पर्ची निकलेगी उसकी अपना आरती में नाम आ जाएगा, वही लोग डिसिप्लिन में आरती करेंगे गुरु जी की, थोड़ा सा उससे आराम से आरती हो जाएगी। तो फटाफट वहां पर लोग अपना अपना नाम डाल रहे हैं, तो मैंने इसको बोला तू भी सेवा कर रही है, तू भी अपना नाम लिख ले। कह रही है अपना नाम कहाँ आना है, और हमने, और यहाँ पर जो भी अपने जिस काम के लिए आए वो करो। मैं क्या नहीं यार, करना चाहिए, जब सब लोग कर रहे हैं इसका मतलब ये कितनी अच्छी बात है, हमें अगर मौका मिल रहा है तो मैंने इसका नाम भी कह के लिखवा दिया, और अपनी भाभी का नाम भी लिखवा दिया, क्योंकि वही लेके गए थे हमें। तो जैसे ही 6वां या 7वां नंबर था, इसका नाम निकल आया।
कि आपका नाम आंटी आरती में निकला है। तो सब लोग बहुत खुश, बधाइयां देने लगे। तो मैं कहा इतनी बड़ी बात हो गई ये तो फिर गुरुजी वहां आए। सब हम सब ने उनका सत्कार किया। आंटी ने आरती की गुरुजी की, अपना बाकी जो नाम वहां पर हुए थे उन सबके साथ, आंटी आंटी के साथ। तो उसके बाद फिर मेरे को उस दिन जहां कहीं वो यूटिलाइज करना चाहते थे, उन्होंने मेरे को यूटिलाइज किया अपने हिसाब से। कमेटी ने जहां भी ड्यूटी लगा देते थे वो काम हमने किया। जाती बार गुरुजी बहुत ही खुश गए। गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी। और वहां पर जब हम अगले दिन हमारी डे होता था, संडे संडे जब गए, तो सिंगला आंटी ने आकर के मेरी आंटी से बात करी कि आंटी, कल गुरुजी इतना खुश गए हैं वहां से, गुड़गांव से, कि इतनी ब्लेसिंग दी है, इतनी ब्लेसिंग दी है कि मतलब सारे गुड़गांव के ब्लेस कर गए हैं कल तो। उसके बाद जैसे ये फंक्शन हुआ, उसके बाद थोड़ा सा ये हो गया कि सेवा करनी जरूरी है। फिर हम लोगों की ये कोशिश होने लगी कि किसी तरह से ना सेवा जहां कहीं मिले करनी चाहिए। सेवा में थोड़ा सा मैं ये बता देना, सेवा और सिमरन ये दो चीजें ना बहुत गुप्त होती हैं गुरुजी के कहने के मुताबिक। तो इनको जितना मतलब अपना ना बता करके बस सेवा तक ही सीमित रखा जाए या सिमरन तक सीमित रखा जाए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे हम लोग बता देते हैं मेरे को वहां सेवा मिल गई, या मेरे को वहां आज मेरी सेवा है, मैं इसके बाद मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो उसके बाद हमें गुरुजी ने वहां पर बड़े मंदिर का पता लगा कि इस तरह से ना बड़े मंदिर में गुरुजी का बड़ा दरबार है। तो वैसे उसका एक्चुअल नाम तो गुरुजी का आश्रम है जो बाटी माइंस में है। और गुरुजी के टाइम पे हमने जो अंपायर स्टेट अंपायर सेट सुना था, कभी ये छोटा मंदिर नहीं सुना था। ये तो सब बाद में हुआ है गुरुजी की प्रेजेंस में। तो ये अंपायर कहाँ जा रहे हो, अंपायर स्टेट कहाँ जा रहे हो, गुरुजी के आश्रम। तो यही दो जगह थी। तो गुरुजी के आश्रम में सोमवार को खुला होता था। वहां जाकर के गुरुजी के वहां हम जाना शुरू हो गए, मत्था टेकना। उसके बाद वहां पर जैसे कहीं जो मौका मिलना, जिस तरह की कोई सफाई वगैरह का या किसी भी तरह की सेवा का, तो वो करने लगे धीरे धीरे। ये ऐसे ही करते करते टाइम निकल गया। फिर वहां पर उसके बाद प्रसाद, चाहे प्रसाद मिलता था, कोई ना कोई समोसा प्रसाद मिल गया, कभी कुछ लड्डू, कभी कुछ, ऐसे करते करते खाते पीते जाते और अपना एंजॉय करते हुए सेवा करते जाते। तो उसके बाद ना बीच में एक ग्रुप बन के बैठ जाते थे, छोटे छोटे, चार चार पांच पांच या दस दस, तो जिनके ऊपर गुरुजी मेहर करते थे, तो वो बताते थे हमारे ऊपर गुरुजी ने इस तरह से मेहर की। उसी को फिर उन्होंने नाम सत्संग दे दिया। तो एक छोटे छोटे सत्संग होते थे, वहां पर बैठना, तो उसमें सुनना गुरुजी ने किस तरह से फलाने बंदे पे मेहर की। कभी कभी यह होता था कि वो अंकल भी आए होते थे जिनके ऊपर मेहर होती थी, तो वो बताते थे कई बार। तो ऐसे धीरे धीरे करके लोगों के साथ फिर हमारी इंटरेक्शन बनने लगी। वहां से एक दिन बाटी आंटी वहां बैठे हुए थे, तो ग्रुप में बात चल रही थी कि सब लोग जो है ना कुछ ना कुछ गुरुजी से मांगते रहते हैं। और जब मांगते हैं तो गुरुजी के ऊपर ही, जैसे कोई बीमारी ठीक होती है, तो कई बार सुनने में आता था गुरुजी जो बीमारी जब ठीक करते थे तो वो अपने ऊपर उसको ले लेते थे। तो उससे उनकी तबीयत कई बार खराब भी देखी मैंने। कई बार वहां पर अंपायर स्टेट में भी बैठे बैठे मैंने देखा कि गुरुजी की तबीयत बहुत खराब होती, कभी गर्म बोतल ले रहे होते थे पेट पे, कभी किसी तरह से। तो वो हमें दिखाते थे कि जिस तरह से तुम इंसान हो, मैं भी एक इंसान हूँ। कभी उन्होंने ये फील नहीं होने दिया कि मैं भगवान हूं, मैं ये सबसे ऊपर हूँ। कई बार वो संगत जमीन पे बैठी होती थी, आसन पे ना बैठ के बीच में जमीन में ही बैठे होते थे, पता भी नहीं लगता था कि गुरुजी हमारे साथ ही बैठे हुए हैं। तो आंटी कहने लगी भी हम लोग कुछ भी नहीं करते गुरुजी के लिए, अपना आते हैं, खाते पीते हैं और चले जाते हैं, और सिर्फ उनके ऊपर एक तरह से अपना बीमारियों का भार डाल रहे हैं। तो ऐसे एक आंटी ने सुझाव दिया है, क्योंकि खुद ही शायद उन्होंने कहा कि हम उनके लिए जाप करें। तो जाप में क्या है, जाप में तो क्लियर लिखा हुआ था वहां पर,
गुरु जी के आश्रम के एंटर करते ही ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। तो वहीं पे आंटी कहने लगी भी ये जाप जो है ना, इसमें ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय का हम जाप करते हैं यहाँ पर। तो ठीक है जी, हम जैसे थोड़े से थे तो बाटिया आंटी के अंकल जो मेरे को कहने लगे, अंकल ਤੁਹਾਡੀ आवाज बड़ी बुलंद हैगी है, ये ना तुसी करो आओ। मैं क्या यार, हम लोग है ना डिसिप्लिन में रहने वाले बंदे हैं, कोई भी चीज जो है ना हम अपनी मर्जी से ना शुरू कर सकते हैं, ना उसमें हम कोई इंटरफेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए तो यहाँ पर मैंने आज तक देखा नहीं ना कोई मंदिर वाला हिसाब था। अब यहाँ पर तो ये आश्रम वाला हिसाब है, जैसे आओ, जो भी है काम जैसे करो, सेवा तो खाओ पियो और खिसको। तो ये एक नई मतलब रीत पड़ जाएगी। तो लेकिन जी सारे ही कहने लगे नहीं नहीं आज करना है, गुरु जी के लिए करना है। तो जब बंदा थोड़ा सा फंस जाता है ना, तो फिर वो कहता है आज तो भैया और कोई हालत नहीं है, करना ही पड़ेगा। तो मेरे को बोला जी करोगे आप ही। तो हम लोग दरबार में बैठे, जो शिवलिंग के नीचे की जगह में बैठ गया, और उसके बाद हमने पाठ करना शुरू कर दिया। उस वक्त ऐसा कुछ नहीं होता था कितनी बार करना है, तो पता नहीं कितनी देर तक हम ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय करते रहे कर आगे हम लोग फिर आ गए वापिस। मैंने मिसिस को बोला कि यार आज पता नहीं हमने, खैर हमने तो पाठ ही किया, लेकिन अब गुरुजी को ठीक लगता है या नहीं लगता है ये तो पता नहीं। मैंने फिर निकलते वक्त आंटी से बोला, मैं क्या कि आप प्लीज ना परमिशन ले लेना, वो ना वो हम लोगों का यहाँ आना जाना ही बंद हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो ठीक है, हम अगली बार फिर आए तो फिर टाइम आ गया पाठ करने का। तो मैंने पूछा, वो कह रहे आप अंकल आप कराओ। इतने में जेतरा अंकल पास में आए, वो बोले आंटी आपने परमिशन नहीं ली, ली है या नहीं ली, गुरुजी की बात करी नहीं करी। तो आंटी ने कहा मैं अपने आप कर लूंगी, अंकल तुसी पाठ शुरू कराओ। मैंने पाठ कर लिया। उसके बाद तो वहां पर कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन सा किया। तो मैं कह यार यहाँ आना बंद ही हो जाएगा मेरे को लगता है इस हालत में। आंटी ने बात, दूसरा हफ्ता भी निकल गया, बात नहीं करी। लेकिन फिर उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट करी आंटी को, कहते मैं कर लांगी अंकल तुसी क्यों घबराते हो। मैं क्या आंटी हमें पता नहीं, हमें डर लगता है बहुत इन चीजों से, कंट्रोवर्सीज वगैरह से। तो करते करते तो फिर नेक्स्ट टाइम जब वो गुरुजी के दरबार में गई ना अंपायर स्टेट आंटी, तो गुरुजी ने उनको अपना बातों में लगा लिया, पूछ लिया क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, कुछ और नई बात। तो फिर जब उन्होंने, गुरुजी तो जान ही जानते, उनको तो सब पता होता था। तो जब उनको ये बात करी ना उन्होंने, तो फिर आंटी ने बोला जैसे नई बात क्या हो रही है वहां पर। तो उन्होंने बताया भी अंकल गुरुजी वहां पर ना ये पाठ शुरू करवाया, तो करना चाहिए नहीं। तो गुरुजी ने कहा इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, तो करो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो फिर मंदिर में तब से ये ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय का पाठ शुरू हो गया। और मेरे को इस तरह की ये सेवा मिल गई। और फिर चाहे कुछ भी हो, पहले तो ये हो सकता था कभी एक आध बार छुट्टी करने का भी मौका मिल जाए, भाई नहीं जा सकते, फिर एक रूटीन बन गया मंदिर में मंडे को जाना ही है हर हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि गुरुजी ने सेवा दी। ये बहाना था गुरुजी का हमें रेगुलर बुलाने का। तो 2007 में शिवरात्रि का टाइम था। शिवरात्रि के टाइम पे भी इसी तरह से एक सेवा का मौका मिला। हम लोग यहाँ से, वो भी संडे था, संडे को हम लोग गए वहां पर दरबार में, गुरु जी के आश्रम में। तो वहां जाकर के सेवा शुरू करनी थी, तो देखना था क्या क्या मतलब तैयारी चल रही थी शिवरात्रि की, उसी हिसाब से गए। तो 15-20 लोग पहले से आए हुए थे,
और हम लोग भी वहां चले गए। तो अंदर ना झूमर उतार करके उसकी सफाई करनी थी पहले तो, और बाकी जहां जहां जो कुछ भी होता है तो बिल्कुल उसी चमका दिया जाता था जब भी कोई फंक्शन आना होता था। तो वहां पर झूमर को उतारने के लिए बातचीत शुरू हुई। तो मैं और मेरे साथ एक और अंकल थे, तो बोले ये ऊपर से उतरता है। चलो जी, हम फिर उस दिन फर्स्ट दिन मैं फिर ऊपर जहां पर शिवलिंग है वहां पर हम चढ़ के गए तो देखा जाके। तो मैं टेक्निकल आदमी हूँ, थोड़ा सा देख दाख के पता लगा भाई किस तरह से उतरेगा। मैंने उसको नीचे की तरफ धीरे धीरे उतार दिया, और नीचे रखने के बाद फिर मैं कहा ये सफाई शुरू कर लेंगे झूमर की। तो जब देखा ना ऊपर ऊपर की तरफ ना, तो बहुत ही मतलब हमें लगा भाई डस्ट वगैरह काफी आई हुई थी। तो मैंने अपने साथ में अंकल को बोला भाई अंकल हम यहीं सेवा कर लेते हैं। तो कहते चलो यहीं कर लेते हैं। तो फिर हम वहां पे ही शुरू हो गए शिवलिंग की सेवा करने, साइड में इधर उधर जहां भी जो भी था। तो करते करते हमें 1 डेढ़ बज गया। तो इधर जैसे ही होता था एक थोड़ा सा लंच टाइम ही मान लो, तो सारी आंटियां धीरे धीरे इकट्ठी होने लगी, शायद भूख लगने लगी होगी थोड़ी थोड़ी सबको। तो सिंगला आंटी ने कहा चलो लंगर प्रसाद कर लो सारे। तो उस वक्त ऐसे होता था भाई, जो भी थोड़ा बता हर कोई कुछ ना कुछ घर से बना के ले जाता था। जैसे 2 3 लोग जा रहे हैं तो 5 7 लोगों का बना लिया चाहे, अगर वहां 1 2 संगत और मिल जाएंगे तो मिलके खा लेंगे। तो ऐसे करके फिर वहां पर जा करके उन्होंने क्या किया कि उस दिन जो जो जिसने बना के लाया था सारा, सब्जियां सब्जियां सब इकट्ठियां कर ली। एक जैसे 2 3 दालें हैं तो उनको मिक्स दाल में कन्वर्ट कर दिया, सारे मिक्स करके। ऐसे ही कोई जो भी सब्जियां वगैरह होंगी जो भी ऐसे करके फिर सारे शुरू करने लगे। तो आंटी ने मेरे को आवाज दी, अंकल आ जाओ थले, लंगर प्रसाद कर लो। पता नहीं हम लो में थे उस वक्त। मैंने कहा आंटी अब जो ना फाइनल स्टेज चल रही है, हम इसको कंप्लीट करके ही नीचे उतरेंगे। तो आंटी कह रही उसके बाद तो फिर आपका कंप्लीट तो हो जाएगा, इधर लंगर खत्म हो जाएगा। मैं क्या नहीं आंटी, गुरुजी के राज में लंगर कहाँ खत्म होगा, वो गुरुजी भूखा नहीं मरन देंगे। तो इतना मजाक मजाक की बात ही, वो कोई ऐसा भी नहीं था। तो जैसे संगत में थोड़ा बता ये चलता है हंसी मजाक हल्का हल्का। तो उसके बाद हम लोग करते रहे, मेरे ख्याल लगता है 3 बजे के आसपास हम नीचे उतरे, बिल्कुल जो भी था फाइनल टच दे करके। तो आंटियां सेवा में लगी हुई थी। उसके बाद मैंने आंटी को बोला धीरे से, मैं कहा आंटी बचा कुछ? कहते कहते अंकल सारा जम हो गया वो तो, अब जो है ना मैंने बहादुर को भेज दिया है। मेरे को पता है अब नीचे आने वाले हो आप, वो पहले ही चला गया। तो जा करके कुछ ना कुछ तो ब्रेड पकौड़ा कुछ ना कुछ लेके आएगा। अब मेरी बात अभी हल्की से चल रही थी, आंटी का फोन बजता है। आंटी जी का फोन बजता है तो वो उठाते ही कहती है हाँ जी गुरु जी। तो फिर वो बातों में लगा लेते हैं आंटी को, की चलता पिया है। मेरे को सब क्लियर सुनाई दे रहा था। तो क्योंकि गुरुजी का फोन था तो हो सकता है मैं थोड़ा और भी अलर्ट हो गया सुनने के लिए। तो गुरुजी सब ठीक चलता पिया है, सेवा किवें चलती पई है, किन्ने सेवादार आए ने। करते 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 बात वो पॉइंट पे ले आए। फिर लंगर प्रसाद हो गया साਰਿਆਂ ਦਾ। लंगर प्रसाद किवें करदे हो तुसी फिर सारे? तो आंटियां बना के लाती हैं, वो सब मिल बैठ के खा लेते हैं। अच्छा सारे ਦਾ लंगर प्रसाद हो गया? हाँ जी गुरु जी। नहीं ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਅੰਕਲ ਹੁਣੇ शिवलिंग की सेवा करके आए ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ लंगर प्रसाद नहीं होया। अंपायर स्टेट में बैठे हैं महाराज। और वहां से उनको पता है अभी, वो जो नीचे उतरे हैं कैमरे में पहले ही देख लेते थे वो इतनी दूर से। तो आंटी ने कहा भाई नहीं मैंने बहादुर को भेज दिया, आप जरा वो बस 10 मिनट में आ ही रहा होगा। नहीं छड़ बहादुर नु, तू इस तरह कर किचन च जाओ, किचन च जाओ और जो भी दाल वगैरह है उसके साथ रोटी प्रसाद लेकर के उसको उन दोनों को दो, वो लंगर प्रसाद वहीं से करेंगे। उस दिन मेरे को अच्छी तरह याद है, ये मूंग की धुली दाल बनी हुई थी। एक बड़ा सा बर्तन था, उसमें
ऊपर खूब घी वगैरह डाल करके हम दोनों के लिए शायद 10-15 रोटियां लेकर के आंटी आई थी। हमें नहीं पता था, हमें तो दूर से ये भी नहीं अलाउड था कि किचन की तरफ देखना भी, जाना तो दूर की बात है। वहां पर डीजे अंकल सरदार जी बैठे होते थे, वो दूर से जैसे वॉशरूम की तरफ जा रहा होता था बंदा, वहां से कह देते थे मुंह उधर ही रखो। इतनी मतलब उस वक्त वहां शक्ति थी। तो आई, लंगर प्रसाद आ गया, तो फिर क्या, वो हर एक को खबर मिल गई कि गुरुजी का फोन आया, गुरुजी ने कहा है इनका कल, तो ये तो स्पेशल। फिर सारे ही जितनी संगत थी आ गई, टूट गई, नहीं नहीं अंकल ये करें ये करें हम भी। तो सब मिल बैठ के जितनी संगत थी, मतलब कहने का ये है कि गुरुजी ने फिर भी हमारे अकेले नहीं, जैसे उस वक्त आंटी बुला रही थी सारी संगत के साथ खा लो, अगली बार उसमें भी हमें सारी संगत के साथ ही लंगर करवा दिया। तो ये हमारे गुरुजी की मतलब जो महिमा है, या जो मतलब उन, हमने तो मांगा नहीं, वो कहते हैं ना मंगो नहीं तो मनो। तो ये चीजें तो प्रैक्टिकली अपने मन में बिठानी पड़ेंगी हमें, अगर हमने गुरुजी के साथ संबंध रखना है। क्योंकि मंग के ਅਸੀਂ अपने ਅੱਧੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਿਗਾੜ ਲੈਨੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾड़ लेगा, रहने दे तू, जो मैं करांगा वही ठीक है। जो हम कई बार संगत से सुना भी करते थे। तो इसी तरह से आगे चल करके फिर गुरुजी ने वैसाखी का फंक्शन भी करवाया। फिर इसके बाद फिर थोड़ा सा फिर आ गई 6 मई आई। मई आने वाली है, जैसे आज 4 मई हो गई। तो 6 मई को ना हमारे पेरेंट्स का मैरिज एनिवर्सरी होती है। तो हम लोगों को उस दिन, वो तो पंजाब गए हुए थे, तो हमारा 6 मई संडे था। तो 6 मई के संडे को हम गुरु जी के दरबार में गए, और मेरा बेटा और बेटी दोनों ही साथ में थे। ये 2007 की बात है। तो वहां पर जाकर के हम, एक्चुअली गुरुजी ने बहुत जल्दी ही हमें ना ए, नीचे बैठने से रोक लगा के ऊपर भेजना शुरू कर दिया था। एक बार बहुत पहले की बात है, जैसे पूरा दरबार खाली पड़ा हुआ था, और बहुत जल्दी हम पहुंच गए थे, मैं और मिसिस। तो जैसे ही हमने एंटर किया, गुरुजी को माथा टेका, तो वहां पर हमें पता था कि हमें अलाउड नहीं है नीचे दरबार में बैठना। तो हमने माथा टेकने के बाद दोनों धीरे से ना सीढ़ियां की तरफ चलने लगे और ऊपर जाने लगे। इतने में जोशी अंकल वहां पर थे, शायद 2 या 3 संगत बैठी हुई थी वहां पर। तो जोशी अंकल ने देखा भी सारा दरबार खाली पड़ा है, और ये दोनों पागलों की तरह यहाँ ना बैठ के ऊपर की तरफ जाने लग गए हैं। तो जोशी अंकल ने आवाज, अंकल ऐसे बैठ जाओ। तो गुरु जी की पीछे से आवाज है, जोशी। मैंने बोल दिया चलो ऊपर। तो हम तो वैसे, जैसे जो कई बार गुरु जी के दरबार में माथा टेकते वक्त पीछे ही काफी होते थे, तो एक इशारा ऐसे ऐसे कर देते थे, तो हम वहीं से फिर मुड़ जाते थे। तो हम लोग चले गए। तो फिर अगले दिन इसी आंटी ने वैसे ही बैठे बैठे बात करी कि गुरु जी कई बार ना, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ 9 ਸੀੜੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਚੜੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਖਰੀ सीढ़ी ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। चलो हमें तो इन चीजों की ज्यादा समझ नहीं आई, लेकिन हम ये कि उनकी आज्ञा के अनुसार ऊपर बैठते रहे। तो उस दिन भी 6 मई को हम ऊपर ही बैठे हुए थे, फैमिली पूरी सी हमारी। और वैसे भी ऊपर से ही नीचे आते थे। लंगर जैसे जैसे संगत बढ़ती गई तो टाइम बढ़ता जाता था, और हमें नीचे आने में तकरीबन 10:30-11 बज जाते थे। लंगर चल रहा था, लास्ट में ही मिलता था तकरीबन। तो उस दिन भी शायद हमारी लास्ट राउंड था इसको। तो आज से पहले जितनी बार भी हम लोग कई बार चारों इकट्ठे भी बैठते थे, तो होता यह था कि एक साइड में दूसरी थाली में आ जाते थे दो जने, कई एक साइड में दूसरी थाली में। कभी चारों को एक साथ लंगर करने का हमें मौका नहीं मिला। तो उस दिन हम लोग चारों ही रह गए थे, तकरीबन तकरीबन सारी सेटिंग हो गई थी जिसने जिसे बैठना था। तो फिर जोशी अंकल ने देखा थोड़ी सी जगह ना गुरुजी के चरणों के पास ही पड़ी है। पता नहीं उन्होंने कैसे एक दो वहां पर जो वीआईपी लोग थे उनको थोड़ा आगे पीछे करके हमें चारों को गुरु जी के चरणों में बिठा दिया और लंगर करवाया। और
जितनी देर हम लंगर करते रहे, मैंने थोड़ा सा बीच बीच में थोड़ा, क्योंकि बिल्कुल इतने पास थे कि गुरुजी के बिल्कुल चरणों में ही बैठे हुए थे। तो गुरुजी का ध्यान जब भी आंख थोड़ी सी ऐसे देखते थे तो गुरुजी का ध्यान सिर्फ हमारी फैमिली के ऊपर ही मैं नोट करता था। जब जैसे हल्की सी आंख देखनी तो गुरुजी ने हमारी को ही देख रहे होते थे चारों को। और जैसे मैं बुर्की डालते वक्त मुंह में देखता तो बुर्की निकलनी भी भारी पड़ जाती, तो गुरुजी देख रहे हैं। जबकि पहले कभी ऐसा हमने फील नहीं किया, हम चुपचाप खा पी लेते थे जो भी गुरुजी के लंगर प्रसाद में मिलता था। और इतना नजदीक होने की वजह से बड़ा घबराहट सी हुई। तो मैंने इसको फिर वापसी में निकली तो मैंने कहा आज कुछ स्पेशली ब्लेसिंग मिल गई है, जो आज तक हमने कभी गुरुजी के चरणों में तो चारों ने तो कभी इकट्ठा लंगर किया ही नहीं। तो उसके बाद 6 तारीख के बाद फिर 14 तारीख को गुरुजी के आश्रम में हम लोग गए। वहां पर जैसे ही हम लोगों की गाड़ी जैसे ही मंदिर के पास गेट के पास निकलने लगी तो पीछे से मेरी बेटी बताती है गुरुजी आ रहे हैं। मैंने देखा, मैंने कहा कहाँ? कहते पीछे गाड़ी में गुरुजी आ रहे हैं। मैंने साइड में फटाफट गाड़ी निकाल दी और वहां खड़ी करके तो गुरुजी की गाड़ी अंदर चली गई। गुरुजी देखा एक संगत को लेके आए हुए थे, उनको मंदिर दिखाना शुरू कर दिया। और गुरुजी के अंदर जाते ही चारों तरफ जो संगत थी वो कोई अपना अपना सेवा फटाफट करनी शुरू कर दी। और मैं जब एंटर किया तो मैं यार गुरुजी ने तो हमें देखा ही, हमने एंटर किया जब यहाँ तो हम क्या अभी एकदम से आकर के शुरू कर देंगे। तो हमने जो हाथ पैर जोड़े, जो भी वहां मत्था टेका। तो 2-4 मिनट के बाद ही ना वो माली अंकल आए, कहने लगे भाई गुरुजी का आदेश है, भाई मत्था टेक के निकलते जाओ। तो चलो जी ठीक है, हम लोग भी वहां से फिर बाहर आए, बाहर आए, बाहर ध्यान पीछे 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 करते करते धीरे धीरे स्टेप एक आगे करे थे दो पीछे की बारे जाने वाली बात होती थी। ध्यान तो पीछे मालिक की तरफ लगा हुआ था। जैसे ही मैं क्या आगे होगी भाई, अब क्या, मैं तो गेट पे बाहर आके खड़ा हो गया, तो ये आए तो जैसे ही मेरी मिस आती है, शायद बेटी निकली होती है, तो कोई आता है कि कहता है गुरुजी कह रहे हैं भाई चुपचाप बैठना है, कुछ बस रोला नहीं पाना, तो आ जाओ अंदर। तो फिर हम सब अंदर चले गए। अंदर चले गए तो फिर क्या था, लोगों ने फिर जो वहां संगत थी अपने अपने सर्कल में जहां जहां इंफॉर्मेशन देनी थी दे दी। भाई गुरुजी मंदिर में आए हुए हैं। तो कोई शादी पे जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था, सब लोग गुरुजी के वहां पहुंच गए। फिर उस दिन गुरुजी ने लड्डू बांटे अपने हाथ से दिए और पकोड़े बनवाए, चाय पिलाई दो एक बार। तो इस तरह से फिर 8:30 बज गए शायद उस दिन का। 8 बजे वैसे मंदिर जो है वाइड अप कर देते थे, उस दिन 8:30 पौने 9 होने वाले थे। फिर कहें जाओ अपने घरे हम तुसी। तो हम लोग आगे बड़े खुश कि आज गुरु जी मंदिर में हमें अपना पार्क में हमारे साथ बैठे थे, जो भी सबको आशीर्वाद दे रहे थे। तो उसके बाद फिर 27 मई को संडे था। 20 को भी गए थे हम मंदिर, तो 27 को गए थे। 27 को एक संगत थी डीएलएफ फेज 2 में चौधरी अंकल के यहाँ। तो वहां पर हम लोग संगत अटेंड करने के बाद मंदिर के लिए निकल रहे थे। तो मेरी मम्मी और पापा भी आ गए थे पंजाब से। तो वो कहने लगे मम्मी कि मैं वीरवार ਨੂੰ गुरु जी ਨੂੰ मिल के आई हाँ, पर मेरी ना मन नहीं भरिया अजे, कहने दिन लाई है ना पंजाब च। तो मैं क्या फेर तुसी दसो, मैं भी तेरे नाल चलांगी। मैं जी चल पवो देख लो तुसी। कहते कोई गल नहीं, मैं अज नाल चलना तेरे। मैं ठीक है जी। तो मैं उनको भी ले गया, क्योंकि वो बुजुर्ग ज्यादा है तो उनको खैर ऊपर चढ़ना दिक्कत आती है, तो उनको तो नीचे जगह मिल गई, हम लोग ऊपर चले गए। और वही फिर राउंड बिल्कुल जब लास्ट आया तभी जाके हमें ऊपर से आवाज आई भी आ जाओ नीचे लंगर के लिए। तो हम लोग लास्ट में चार, हम मेरी फैमिली थी, तो करते करते जैसे नीचे उतरे तो फिर बहुत जगह भर गई। तो मेरे बच्चे और मिसिस को तो गुरुजी के
पिछली बार तो हम गुरुजी की लेफ्ट साइड में बैठे थे, इस बार मैं देखा भी ये दोनों तीनों ना, जोशी अंकल ने उनको बिल्कुल गुरुजी की राइट साइड में, वो बिल्कुल गद्दी के पास ही बिठा दिया है लंगर के लिए। तो मैं मम्मा के पास अकेले थे, तो मैंने उनके साथ जैसे ही बैठने लगा तो जोशी अंकल ने मेरे को ओए ਇੱਥੇ नहीं, चल तू ਉੱਥੇ जाके बैठ। फिर हम लोग चारों फिर एक ही थाली में गुरुजी के। पिछली बार हम लोगों का फेस गुरुजी की तरफ था तो बच्चों की भीड़ थी, इस बार हम लोगों की बैक थी और दोनों बच्चों की सामने थे। तो बच्चे बताते हैं कि जितनी देर हम लंगर प्रसाद करते रहे, गुरुजी का मतलब हमारे ऊपर ही एक तरह से फोकस था, मतलब हमें ही चारों को देख रहे थे। मैं बेटा पिछली बार भी हमें ऐसे ही लग रहा था, उस वक्त भी गुरुजी हम चारों पे ही मेहर कर रहे थे। तो वहां से फिर हम लोग लंगर करके जैसे ही बाहर निकले तो अर्जुन अंकल वहां सेवा पे होते थे बाहर, तो कहने लगे आज गुरुजी का आदेश है, सारे रास्ते रुकना नहीं कहते थे, सारे रास्ते राम राम करते जाना है। तो ठीक है जी, जैसे तो हम चुपचाप अपने गाड़ी में बैठ के जो भी राम राम करते घर आ गए। तो बस उसके बाद फिर 2-3 दिन के बाद हमें पता लगा कि गुरुजी महाराज ने समाधि ले ली है। तो फिर बड़ी मुश्किल हो गई। मैं 10-15 मिनट आंटी कर ले सांसें। जय गुरु जी के। अंकल ने इतना वो इमोशनल वो छेड़ दिया पॉइंट। अगर संगत जी कहीं मेरे से भूल चुकी होगी तो माफ कर देना। ये बड़ा सेंसिटिव इशू है हमारे लिए कि ये तो हमें पता कि गुरु जी कहीं नहीं गए, लेकिन वो हमारी आते ना, एक्चुअली गुरु जी ने बिगाड़ी हुई है उनको देखने का। उनके साथ जो हमने टाइम स्पेंड किया, बड़े अच्छे अच्छे लम्हे हैं उनके साथ। जैसे कोई कोई भी फेस्टिवल था, कोई कुछ था, तो गुरुजी का ना अपना ही एक वो हमें जैसे कोई नशा छाया रहता था ना, कि मैग्नेट है गुरुजी, हम भागे जाते थे। चाहे वो कोई भी त्योहार है, होली है, बैसाखी है, लोहड़ी है, तो हम हमारी अटैचमेंट जो गुरुजी के साथ इतनी रहती थी। छोटी छोटी बातों का गुरुजी, जैसे अंकल ने बताया, कि ध्यान रखते थे। आप घर भी बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, तो गुरुजी आपका पूरा ध्यान करते थे। अब भी करते हैं। अब उल्टा अब हमें गुरुजी ने यादा अपने साथ ऐसे मतलब कि बांध लिया है। हमें लगता कि हमारा एक एक कदम जो है वो जिंदगी का उनके आदेश से, उनके अकॉर्डिंग ही चल रहा है। एक बार मुझे याद है कि हमारी फैमिली में किसी की लोहड़ी थी, फर्स्ट मैरिज के बाद, तो वह वहां इनवाइटेड थे। वहां भी जाके हमारे दिल में यही थी कि हाय आज गुरुजी के पास जाते ना, तो लोहड़ी का गुरुजी अपने हाथों से प्रसाद बांटते हैं। वो एक वो नशा सा रहता था हमें गुरुजी का। तो वहां गए हमने, ठीक है, डिनर वगैरह किया, एंजॉय भी किया, लेकिन मन एक तरफ से बस गुरु के चरणों में ही था कि गुरुजी ने आज प्रसाद देना था। वापिस आ गए वहां से, तो हमारे सोसाइटी में भी लोहड़ी सेलिब्रेट हो रही थी। तो वहां बैठ के सबने बिठा लिया, कहते आज आपकी एब्सेंट लगी है, चलो थोड़ी देर बैठ के ना एंजॉय कर लो यहीं पर। वहीं बैठ के हम लोहड़ी का वो करने लग गए, थोड़ा हो हल्ला। तो हमारी सोसाइटी में एक आंटी गए हुए थे गुरुजी के पास। जब वो आए ना, तो वो मुझे आते ही कहते अपनी झोली कर। मैंने तो फटाफट ना अपना दुपट्टा ऐसे कर दिया। तो कहती है ये ले प्रसाद गुरुजी ने तेरे लिए। मैं बड़ी हैरान, मैं गुरुजी ने मेरे लिए प्रसाद भेजा है? इतनी संगत में गुरुजी को क्या पता मैं आई हूँ नहीं आई, या मैं प्रसाद के लिए वो तरस रही हूँ। कहती पता नहीं, सबको गुरुजी एक एक पैकेट दे रहे थे। जब मेरे को दिया, एक पैकेट देने के बाद मैं उठने लगी, तो कहते इशारा किया भी रुक जा। कहते मैं बैठ के दोबारा एक पैकेट और दिया, तो और कहते हैं जाके उन्हें दे दी जड़ी अज नहीं आई, घर बैठी कुड़कुड़ कर दी भी है। तो कहती वो मुझे एकदम से ध्यान आपका आया कि आप आज आए नहीं हो। मतलब कि इतनी इतनी बात का भी गुरु महाराज हमारा इतना ध्यान रखते थे, इतना ध्यान रखते थे। तो जब वो फिजिकली फॉर्म्स में गए हमारे, पहले तो हमें विश्वास ही नहीं होता था कि गुरुजी गए हैं। हम बड़े मंदिर में भी पहुंच गए, सब हो गया, लेकिन हमें यही लगता था कि गुरुजी भी उठ जाएंगे, अब भी उठ जाएंगे, एक लीला कर रहे हैं गुरुजी। लेकिन वो मालिक की इच्छा, तब हमें इतनी समझ भी नहीं थी, क्योंकि हम गुरुजी के टाइम पे संगत जी कोई ऐसे सत्संग नहीं होते थे। ऐसा कोई आपके पास साधन नहीं था जिसके अकॉर्डिंग आपको सारा पता चल जाए गुरुजी का। तो ये आपका मन का होता था कि जिसको गुरुजी ने जो दिखाना, जो समझाना, तो वो कभी सपने में आके, कभी किसी संगत के थ्रू, कभी शब्द के थ्रू, ये सारा कुछ अपने आप ही क्लियर करते थे। लेकिन उसमें समझ में मैं आपको कई बार आती थी, कई बार आपको बहुत देर के बाद समझ आती थी। तो नहीं समझ आया उस समय, हमें तो यही लगता था कि गुरुजी चले गए।
तो हम इस बात से दुखी रहते थे, बहुत दुखी रहते थे। तो ऐसे टाइम निकल रहा था, तो एक दिन मेरी ऐसी सोच सोच के तबीयत इतनी खराब हो रही थी, क्योंकि हम लोग ऐसे हैं ना कि हम बड़े अपने ख्याली पुलाव बनाने शुरू कर देते हैं कि अब गुरुजी को ऐसे है ना, हम गुरुजी को बुलाएंगे। किसी के वहां शादी पे जाना, गुरुजी के तरफ से कार्ड मिलते थे हमें, तो किसी पे शादी पे भी जाते थे तो यही होता था कि जब हम बच्चों की शादी करेंगे गुरुजी को बुलाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। और जैसे एकदम से पता चला कि गुरुजी ने समाधि ले ली, महासमाधि ले ली, तो हमें एकदम से यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब हमारा क्या होगा, ऐसा होता था। तो वो भी गुरुजी ने हमें संभाला। एक बार मेरी तबीयत खराब थी, तो ऐसे ही रात का टाइम अंकल आए जब शाम को, तो मुझे कह रहे क्या बात है तेरे को? मैं कहा नहीं कुछ नहीं, थोड़ा लो है तो कोई बात नहीं, सुबह तक ठीक हो जाऊंगी। तो ये कहते नहीं नहीं चल डॉक्टर पे। मैं कहा सुबह तक देखते हैं, फिर देख लेंगे, सुबह अगर नहीं तबीयत ठीक हुई तो डॉक्टर पे चले जाएंगे। इस टाइम वैसे भी थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है, और बच्चे भी हमारे तब छोटे थे, उनको छोड़ के भी जाना थोड़ा वो हो जाता था। तो रात को हम जल्दी सो गए, तो जैसे 10 साढ़े 10 बजे तो मेरा फोन बजा। तब हमारे पास एक ही मोबाइल होता था, क्योंकि इतने मोबाइल नहीं चलते थे तब। गुरुजी के महासमाधि के टाइम पे एक आध मोबाइल ही होता था सबके पास। तो मैंने सोचा इनका होगा, तो मैंने उठा लिया, ये सो गए थे। मैंने कहा हेलो, कहते इनका नाम लेके शिव जी हैं। मैं कहा हाँ जी। मैंने सोचा घर में सब इनको आशु बोलते हैं, तो इनके वही जहाँ काम जॉब करते हैं फैक्ट्री में, वहीं कहीं से होगा फोन। तो मैंने इनको जगाया, मैं कहा आप कैसे हाथ लेके, मैं कहा आपके लिए फोन है। तो ये जो कन्वर्सेशन हो रही है मुझे सारी सुन रही है। ये कहते हेलो, कहते हाँ जी शिव कुमार, कहते मैं बोल रहा। कहते की हाल ਤੁਹਾਡੀ मिसिस दा? ये एकदम से हैरान हो गए भी, ये बीमार है, कभी किसी को पता नहीं ये हाल कौन पूछ रहा है। ये कहते ठीक है, कहते नहीं नहीं कितने ठीक है, सवेर दी उठी नहीं, जो जो मुझे हो रहा है वो फोन पे इनसे डिस्कस कर रहे हैं कि कोई नहीं। ये फिर हमें इनको क्रेज हो गया भी, ये कौन है जिसको इतना कुछ पता है, उसको क्या हो रहा है। कह रहे जी आप कौन बोल रहे हो? तो कहते मैं ना अमृतसर से आपका रिलेटिव बोल रहा हूँ, कपूर। अब अमृतसर में हमारे बहुत रिलेटिव है, लेकिन कपूर कोई नहीं है, क्योंकि हम पंडित हैं, तो हमारे रिलेटिव भी उसी बरादरी में है। तो हम फिर सोचने लगे कि कपूर तो हमारा कोई है ही नहीं अमृतसर में जो हमें इतना जानता हो। फिर ये कहते आपको कैसे पता चला? तो कहते मुझे ना दृष्टि, पहले दृष्टि बोले, फिर हमने सोचा दृष्टि हमारी कोई है ही नहीं, किसी का रॉन्ग नंबर है। फिर कहते रितु से पता चला, मेरी सिस्टर का नाम रितु है जो अमृतसर में रहती है। फिर ये मुझे ऐसे इसी इशारा कर रहे कि रॉन्ग नंबर है, ऐसे कोई हमें। जब हमें कुछ समझ नहीं आया, कहते कोई नहीं चिंता न कर, ठीक हो जाओ। वो ऐसा अंदाज था ना जैसे गुरुजी बोलते थे ठीक हो जाओ, कोई चिंता ना कर। फिर एकदम दिमाग में थोड़ा सा तो आया कि गुरुजी, फिर नहीं गुरुजी नहीं हो सकते, क्योंकि गुरुजी अब कहाँ हमें फोन करेंगे, और गुरुजी के पास कहाँ नंबर है हमारे फोन के। वो अपनी उसी धुन में हमने फोन रखा और सो गए हम। वैसे तबीयत ठीक नहीं थी। सुबह उठे तो मैं बिल्कुल ठीक थी, पर बिल्कुल ऐसा लगता था कुछ हुआ ही नहीं। तो हमने बच्चों से डिस्कस किया थोड़ा, मैं क्या आज रात को ना किसी के ऐसे ऐसे फोन आया। तो तब मोबाइल नहीं चले थे बच्चों को, फिर भी थोड़ा वो होता ना, कहते मम्मी इनकमिंग देखो इनकमिंग। संगत जिसमें कोई भी इनकमिंग नहीं थी, इतनी बात हुई हमारी, लेकिन इनकमिंग नहीं थी। और उसके बाद फिर 1 घंटा दिन भी निकला ही था, तो हमारी सोसाइटी में एक आंटी रहते हैं, वो भी गुरुजी के फॉलोअर हैं। उनका मुझे फोन आया इंटरकॉम पे, कह रही भाभी आप बीमार हो? मैं क्या अब ये कौन आ गया इतना कि मैं बीमार हूँ, पड़ोस में नहीं पता, घर वालों को नहीं पता। मैं कहा तेरे को किसने बताया? कहती मेरी ना सीआईडी बहुत स्ट्रांग है। तो मैं कहा बताना। कहती ऐसे ऐसे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे गुरुजी आए थे सपने ड्रीम में, तो वो मुझे ना आपका सारा बता रहे थे कि वो ऐसे रोती रहती है, परेशान रहती है। उन्हें दस दे मैं कि मैं किते नहीं गया, मैं ते कन कन जगह दुनिया दे एवं नहीं, वो सारा कुछ देखना पाया, सारा कुछ करना पाया। और कहती मैं सपने में आपके पास भागती भागती आ रही हूँ और मेरी नींद खुल गई उतने दबे। फिर वो गुरुजी ने क्लियर करा कि मैं वही था फोन पे। फिर भी मैंने किसी से डिस्कस नहीं किया, मैंने कहा पता नहीं वो हम ठीक सोच रहे हैं कि गलत सोच रहे हैं, अपने तक ही सीमित रखी बात। मंदिर गए हम, तब हम बड़े मंदिर बहुत जाते थे, क्योंकि वहां ना रोज सुखमनी साहब जी का पाठ होता था जब तक गुरु जी का सब वो नहीं हुआ। तो वहां एक आंटी बैठी बैठी मुझे कहते हैं आंटी आपको पता है गुरुजी ने कभी फोन करना होता था ना, किसी का नंबर नहीं मिलाते थे, कभी तो बिना फोन के भी ऐसे कुर्ते में मुंह करते थे और बात कर लेते थे, और कभी ऐसे बात कर लेते थे। तो गुरुजी ने वो भी मुझे क्लियर किया कि मुझे किसी नंबर की जरूरत नहीं है, किसी चीज की भी जरूरत नहीं है। तो ऐसे वो जो है गुरुजी ने हमें इन चीजों से संभाला। फिर थोड़े दिनों के बाद गुरुजी ने मेरे बेटे को दर्शन दिए। वो कंप्यूटर पे काम करता, वे नया नया कॉलेज जाना शुरू हुआ था बेटा। तो
वहाँ हॉस्टल में एक बच्चा था जो चिंतपूर्णी होशियारपुर से आता था। तो जब सेमेस्टर कंप्लीट हुआ तो बच्चा वापस गया चिंतपूर्णी और वहाँ मंदिर वगैरह चले गए अपने पेरेंट्स के साथ। वहां से उसने अपनी फैमिली की फोटोग्राफ्स भेजी तो उसमें चिंतपूर्णी के मंदिर की भी फोटो थी। और बच्चा ये फोटो देख रहा है, फोटो देखते थे क्या देखता है कि मंदिर के साथ ही अटैच्ड मंदिर बना हुआ है और उसमें साक्षात गुरुजी बैठे हैं। और वो जैसे वो ये होती है ना नमाज की मुद्रा, घुटने अपने उल्टे करके, देवी की पिंडियां तो इतनी इतनी नजर आ रही हैं और गुरुजी साक्षात फुल फॉर्म में बैठे हैं। तो ये मुझे कह रहा है, उठाया, कभी उठाते नहीं बच्चे मुझे सोए को, तो कहता मम्मी आपको पता है कि गुरुजी का चिंतपूर्णी में भी मंदिर है? मैं कहा नहीं बेटा, गुरुजी का तो ये बड़ा मंदिर ही है। तो तब तो बड़ा मंदिर ही होता था या एम्पायर स्टेट होता था। मैं कहा और तो नहीं है। कहता वो आपका दर्शन करवाऊं। मैं भी गई, मैं भी हैरान कि वो मंदिर के साथ ही बिल्कुल मंदिर बना और गुरुजी वहां विराजमान है। तो ऐसे कर करके गुरुजी ने हमें ये सारा समझाया कि वही हम संसारी जीव है, हम वही ना भूलते, बहुत गलतियां भी करते हैं, भूलते भी रहते हैं। भगवान को मतलब कि सामने देखकर भी हम लोग ये नहीं जज कर पाए कि ये भगवान है। फिर वही संसारी बातों में हम अपने चलते रहते हैं। तो इन सब बातों से फिर गुरुजी ने हमें निकाला, हमें समझाया, धीरे धीरे संभाला। फिर तो गुरुजी ने बस ऐसे अपने साथ जोड़ा कि लगता है कि हमारी लाइफ जो असली लाइफ है ये तभी शुरू हुई जब हम गुरुजी के साथ मिले। फिर बस गुरुजी और हम ऐसे चलता रहा। अब जीवन में भी आती है कठिनाइयां। पहले मैं जब थी ना बहुत फैटी थी, बहुत वेट था मेरा। और 2012 के एंड पे आते आते मेरा वेट कम होना शुरू हो गया। तो नोटिस करते हैं सारे, तो सारे कह रहे हैं अगर तो आप कोई डाइटिंग कर रहे हो या कोई जिम वगैरह ज्वाइन किया तो ठीक है, अदरवाइज आप चेक करवाओ। तो मुंह से ना यही निकलता था कि जो कर रहे हैं गुरुजी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं गुरुजी कर रहे हैं। तो मार्च, जब 13 की मार्च आ गई तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम दिखाया कि जिसमें मैं बेड रिडन हूँ और हेल्प के लिए सबको ना बुला रही हूँ। तो तभी मुझे गुरुजी की आवाज आती है कि अगे जाके तेरा हाल होना है, 10 किलो कट करांगा, घबराई ना, तेनू जो भी है मैं करना पिया वा। फिर मैं तो मैं बिल्कुल ही बेचिंत होगी। मैं कहा ठीक है, जब मुझे तो पहले ही था कि गुरुजी कर रहे हैं जो कर रहे हैं हमारी लाइफ में, अगर ये भी उनको जो कर रहे हैं ठीक है, हमारे लिए जो बेस्ट है वही कर रहे हैं गुरुजी। लेकिन वही सबका यही हो जाता ना कि जैसे जैसे मैं और वीक होती रही, मई में आके मुझे सबने कहना शुरू कर दिया कि आप तो 10 किलो के करीब कम हो गए हो आंटी, क्या कर रहे हो आप सब। तो फिर थोड़ा घर वालों को भी चिंता होगी। अंकल कह रहे हैं नहीं नहीं तो एक बार चेक करवा ले, कोई नहीं कुछ होगा तो उसकी मेडिसिन हो जाएगी शुरू। तो ऐसे तो फिर तू तो ऐसे निकलती निकलती पतली गली से निकल जाएगी किसी दिन। तो मैं चली तो गई टेस्ट वगैरह करवाने, लेकिन पूरे रास्ते में आती बार रोती आई। मैं कहा गुरुजी कहेंगे मेरे पे विश्वास नहीं है, डॉक्टर्स पे विश्वास है। तो ठीक है, मैं कहा गुरुजी ये भी आपकी इच्छा होगी जब आपने टेस्ट करवाया है। संगत जी आप मानोगे तब मेरी शुगर आई 500, 550 हो गई। और जब ये लेने गए वो कहते कब से शुगर है क्या, ये कहते पता नहीं अभी पता चला है। लेकिन उसके इतने होने के बाद भी मुझे ना तो कोई वीकनेस हो रही थी, ना कोई चक्कर आ रहे थे, ना कुछ। मैं नॉर्मल लाइफ जी रही थी, सारा भाग भाग के काम कर रही थी। मैं बच्चों को ट्यूशंस देती हूँ, वो भी मेरा काम चल रहा था, बीच में कहीं नहीं मैं रुकी। अब डॉक्टर पे गए अगले दिन तो डॉक्टर कहने लग गया अभी आपको चक्कर आते हैं, कैसे होता है, कैसे मैनेज करते हो। मुझे कोई नहीं पता। हाँ पर इतना मुझे पता है कि उन दिनों में गुरुजी ने मुझे इतने सत्संग पे हमें बुलाया और इतना जलेबी प्रसाद खिलाया। शायद वही वही मेरी मेडिसिन थी, उसको खा के ही मैं, अब पता नहीं कितने महीनों से चल रहा था ये सिलसिला, साल पूरा चला है मुझे ये भी नहीं पता। चलो मेडिसिन दी डॉक्टर ने, मेडिसिन खाने के बाद मेरा कंट्रोल आनी शुरू हो गई, शुगर दो दो चार रोज में कंट्रोल हो गई। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मैंने मेडिसिन शुरू की मेरे ना सेंस ऑर्गन पे उसका इफेक्ट आना शुरू हो गया। आईसाइट मेरी बिल्कुल चली गई। मेरे को एक चश्मा लग गया 7 नंबर का, एक 6 नंबर का, पास और दूर का। और मेरे दांत हिलने लग गए, हेयर फॉल, स्किन मेरी ऐसी थी जैसे जो वो बुड्ढों की हो जाती है। एक तो मोटे से पतला हुआ बंदा और स्किन ऐसी थी पूरी हाथ में आ जाती थी जैसे बुड्ढों की आती है, रिंकल्स वाली। बहुत बुरा, मतलब लुक वाइज में इतनी वो होगी डिस्टर्ब जैसे। फिर भी मैंने यही सोचा कि गुरुजी कहते हैं कि 90% मैं आपके काटता हूँ, 10 आपको भुगतवाने हैं। तो मैं गुरुजी भुगतवा रहे हैं, कोई बात नहीं। बेड रिडन सही है कि शुगर के साथ जीते जाओ, वो ठीक है। तो ये भी हुआ, लेकिन 2 महीनों के बाद गुरुजी ने ये सब मेरा ठीक कर दिया। आईसाइट भी ठीक होगी जो कभी ठीक नहीं होती।
फिर मुझे उन चश्मों से नजर ना आए तो मैं सोचूं कि हो सकता है कि ज्यादा और डाउन हो गई है। नहीं, जब मैं गई तो डॉक्टर मेरी एज पूछ रहा, तो मैंने एज बताई तो कहता है इस उम्र में तो किसी की ऐसे ठीक नहीं होती, आपकी कैसे होगी? तो मैंने अपना, मैं कहा अब तेरे को मैं क्या समझाऊं ना, अगर तू समझ नहीं पाएगा मैं कहूंगी भी तो। अपने मालिक का शुक्रिया किया अदा। तो ये सब ये जर्नी जो गुरु जी की, हम ये अब ये कहना तो बहुत वो है ना कि हम सुना रहे हैं तो कह रहे हैं, लेकिन जब ये हम काटते हैं ये चीजें तो एक विश्वास, वो भी गुरु जी आपका, हम लोग नहीं विश्वास कर पाते, वो भी गुरु जी आपको शक्ति देते हैं कि आप उन पे विश्वास करो और चलते जाओ।